आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी सभ्यता की बात करने वाले हैं जिसने पिछले 11,000 सालों में अनगिनत बार अपना उदय और पतन देखा है। आपने राजा महाराजाओं की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, है ना? लेकिन आज हम साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर बिल्कुल उस शुरुआती दौर में चलेंगे जहां से एक इंसान ने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी थी। एक ऐसी सभ्यता जो राख से उठकर फिर से आसमान छूने का दम रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस 9,000 साल लंबी और शानदार महागाथा को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 अलग-अलग हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, सभ्यता का उदय। दूसरा, ज्ञान का स्वर्ण युग। फिर आक्रमण और हमारा भयंकर प्रतिरोध। इसके बाद साम्राज्य, राजा और विद्रोही। फिर हमारा स्वतंत्रता संग्राम और आखिर में आधुनिक भारत का शानदार उदय। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सभ्यता का उदय, यानी वो पहली ईंटें जिन्होंने इस महान इमारत की नींव रखी। हमारी ये कहानी आज से करीब 9,000 साल पहले शुरू होती है। ये वो दौर था जब इंसान गुफाओं से बाहर निकलकर व्यवस्थित बस्तियां बसा रहा था। सबसे पहले बात करते हैं 9,000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ की। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुदाई में मिले साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त के लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का बाकायदा इलाज करते थे। मतलब 9,000 साल पहले डेंटिस्ट्री, कमाल की बात है ना? इसके बाद करीब 3500 ईसा पूर्व में विशाल सिंधु घाटी सभ्यता सामने आती है और फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज के साथ वैदिक काल का शानदार आगाज होता है, जहां बड़े-बड़े महाजनपदों का निर्माण शुरू हुआ। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 15 लाख। सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये आश्चर्यजनक रूप से 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में बटे थे और आपस में लड़ रहे थे, तब यहाँ के शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं और यहाँ की ढकी हुई ड्रेनेज व्यवस्था तो इतनी उन्नत थी कि वो आज के हमारे कई आधुनिक महानगरों को भी सीधी टक्कर दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी उन्नत और चमकती हुई सभ्यता अचानक लुप्त कैसे हो गई? आखिर इसे किसने नष्ट किया? दिलचस्प बात यह है कि खुदाई में किसी बड़े युद्ध, भयानक हथियारों या किसी बाहरी आक्रमण के कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। तो फिर हुआ क्या? दरअसल इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि नदियों के रास्ते बदलने या भयानक सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने ही यहाँ के नागरिकों को इन शानदार शहरों को छोड़कर गंगा के मैदानों की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया होगा। समय का पहिया घूमा और हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, ज्ञान का स्वर्ण युग, यानी ज्ञान और विज्ञान के वो विशाल साम्राज्य। जब छोटे कबीले जनपदों और फिर महाजनपदों में बदल गए, तब भारत ने एक ऐसे युग में कदम रखा जिसे वैज्ञानिक सफलताओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के दौरान ज्ञान विज्ञान एकदम अपने चरम पर था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और दुनिया को पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व चिकित्सा प्रगति हुई। और अगर आपको इस सुनहरे दौर की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत देखना है तो दिल्ली के लौह स्तंभ को देख लीजिए। 1600 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, धूप और बारिश झेलने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये सच में अविश्वसनीय है। इसी स्वर्ण युग में दुनिया का पहला महान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, नालंदा। यहाँ जो 10,000 का आंकड़ा है वो कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन छात्रों की संख्या है जो दुनिया भर से यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि एक तरह से पूरे एशिया का बौद्धिक हृदय बन गई थी। अब बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, आक्रमण और भयंकर प्रतिरोध। ये वो समय था जब दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का आमना सामना हुआ। देखिए, ये तो दुनिया का नियम है कि अपार धन, समृद्धि और शांति हमेशा बाहरी ताकतों की नजरों में खटकती है। इस बेहिसाब दौलत ने जल्द ही विनाशकारी आक्रमणों को न्योता दिया। यहाँ हम एक बहुत ही दुखद विरोधाभास देख सकते हैं जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। एक तरफ हमारे भारतीय राजा थे जो युद्ध में सख्त नैतिक संहिताओं का पालन करते थे, जैसे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध न करना या शरण में आए और भागते हुए दुश्मन को माफ कर देना। वहीं दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों के लिए युद्ध जीतने का मतलब सिर्फ तबाही था। उन्होंने धोखे का सहारा लिया और सोमनाथ जैसे आस्था के केंद्रों और नालंदा जैसे ज्ञान के मंदिरों को बेरहमी से लूटा और नष्ट कर दिया। लेकिन अपनों के विश्वासघात के बावजूद यहाँ प्रतिरोध की लौ कभी नहीं बुझी। इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गौरी ने छल से उन्हें बंदी बना लिया और उनकी आंखें निकाल लीं,
तब भी चौहान का मस्तक नहीं झुका। उनके मित्र चंद बरदाई ने दरबार में कविता सुनाई, 4 बांस 24 गज उंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। बस इस एक कविता से दिशा और दूरी का सटीक अनुमान लगाकर अंधे सम्राट ने केवल आवाज के सहारे ऐसा बाण चलाया कि मोहम्मद गौरी वहीं ढेर हो गया। ये हमारे अटूट स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और यहीं से हमारा अगला भाग शुरू होता है साम्राज्य, राजा और विद्रोही। ये कहानी है रक्त और पत्थर की। विदेशी सल्तनतों और मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ देश में नई वास्तुकला तो जरूर आई, लेकिन इसके साथ ही भयानक उत्पीड़न का एक नया दौर भी शुरू हुआ। हालांकि इस दौरान राजपूतों का शौर्य और भी ज्यादा प्रज्वलित हो उठा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने छल से चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने दुश्मन की गुलामी और अपमान सहने के बजाय धधकती आग में कूदकर जौहर करना चुना। इतिहास का ये वो पन्ना है जिसे सुनकर आज भी किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उधर दक्षिण में मुगलों के अहंकार को चूर चूर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। उन्होंने एक कमाल की छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति अपनाई और भारतीय नौसेना की मजबूत नींव रखी। विशालकाय अफजल खान का वध करना हो या फिर आगरा में औरंगजेब की कैद से मिठाई की टोकरियों में छिपकर भाग निकलना, उनकी चतुराई का कोई जवाब नहीं था। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने भयानक यातनाएं सही, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। उनके इसी सर्वोच्च बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में मुगलों के खिलाफ एक ऐसी आग लगा दी जो आगे चलकर उस विशाल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अब आते हैं अपने 5वें भाग पर, स्वतंत्रता संग्राम, जंजीरों और क्रांति का वो उथल-पुथल भरा दौर। मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद हमारे आंतरिक विभाजन का फायदा उठाकर ब्रिटिश व्यापारी इस महाद्वीप पर हावी हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र का क्या हाल किया वो आप यहां साफ देख सकते हैं। ब्रिटिश राज से पहले ये दुनिया का सबसे धनी क्षेत्र था, जहां के किसान समृद्ध थे और बुनकर बेहद कुशल। लेकिन अंग्रेजों ने इसे गरीब उपनिवेश में बदलकर रख दिया। बेहतरीन बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए, किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया गया और सबसे भयानक बात, ऐसे अकाल पैदा किए गए जहां अनाज तो लगातार लंदन भेजा जा रहा था और यहां लोग भूख से तड़पकर मर रहे थे। लेकिन हर जुल्म का अंत होता है और इस जुल्म का भी कड़ा जवाब मिला। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। फिर 1919 में हुए जलियांवाला बाग के खूनी नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बस यहीं से आज़ादी की लड़ाई ने एक नया और उग्र मोड़ लिया, जो अंततः 1947 में एक दर्दनाक विभाजन के साथ हमारी स्वतंत्रता पर जाकर समाप्त हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम की खासियत ये थी कि इसमें कई विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थीं। जहां महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लाखों लोगों को एकजुट किया, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे शूरवीरों ने सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर प्रहार किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उस सशस्त्र क्रांति की हुंकार थी जिसने विदेशी हुकूमत को यह समझा दिया कि अब वो सैन्य बल के दम पर हम पर राज नहीं कर सकते। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रेरक अध्याय पर चलते हैं, आधुनिक भारत का उदय, फीनिक्स की उड़ान। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इस टूटे हुए भूगोल को फिर से जोड़कर एक राष्ट्र बनाने की थी। जरा इस नंबर 562 पर ध्यान दीजिए। आज़ादी के वक्त देश 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। विदेशी विश्लेषकों ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि ये राष्ट्र टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी इच्छाशक्ति ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। अपनी बेजोड़ कूटनीति से उन्होंने इन सभी 562 रियासतों को एक धागे में पिरोया और आज के इस अखंड भारत का नक्शा तैयार किया। इस पुनर्जन्म के बाद राष्ट्र ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का लोहा भी मनवाया। 1971 के युद्ध में दुनिया ने आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण देखा, जब हमारी जांबाज सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए। ये एक ऐसा पल था जब ये भूमि केवल अपना बचाव नहीं कर रही थी, बल्कि दुनिया के नक्शे पर डंके की चोट पर एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रही थी। जरा सोचिए, जहां कभी पहले रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर लाद कर ले जाए गए थे, आज वही देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। पोखरण में परमाणु परीक्षण से लेकर आज की इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति तक, एक समय का वो गरीब उपनिवेश आज राख से उठकर दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है
कि इस सभ्यता को चाहे कितनी ही बार लूटा गया हो, जलाया गया हो या अपनों के विश्वासघात का शिकार होना पड़ा हो, इसकी अजय आत्मा हर बार उस राख से और भी मजबूत होकर उठ खड़ी हुई। आज जब हम इस ऐतिहासिक सफर को पलटकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। इतने तूफानों का सफलतापूर्वक सीना तानकर सामना करने के बाद ये अटूट सभ्यता अब भविष्य में किन नई ऊंचाइयों को छुएगी? ये एक ऐसा विचार है जो असीम संभावनाओं की ओर इशारा करता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।